जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नौशीन नाज। इनके साथ हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी डॉक्टर ने पाकिस्तान से डेंटिस्ट्री पढ़ी है और स्वीडन आके उन्होंने प्रैक्टिस करनी है, जॉब करनी है, तो कौन कौन से स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। तो डॉक्टर नौशीन, वेलकम टू आवर सेशन। अगर आप क्विकली अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये चांस दिया कि मैं आऊं और बता सकूं, लोगों को गाइड कर सकूं जो आने वाले नए यहाँ पे डेंटिस्ट और प्रोफेशनल्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स, कि वो उनका क्या वे है कि वो यहाँ पे लाइसेंस ले सकते हैं और काम कर सकते हैं अपने प्रोफेशन में। मेरा नाम नौशीन है, जैसे कि आपने बता दिया, और मैं डेंटिस्ट हूँ पाकिस्तान से, और यहाँ स्वीडन में मैं 8 साल से रह रही हूँ। और जो है मुझे बहुत सारी जो वेज जो मैं मतलब लाइसेंस लेने के लिए थे, वो सब जो मुझे पता है वो मैं कोशिश करूंगी कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं और जी बता सकूं कि कैसे लाइसेंस लिया जा सकता है। जी, थैंक यू। तो सबसे जो फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि आपके पास एजुकेशन है पाकिस्तान से या किसी भी नॉन स्वीडिश कंट्री, नॉन यूरोपियन कंट्री से डेंटिस्ट्री की, अगर हम लोगों की बात कर रहे हैं, और वहाँ पे अगर आपके पास आपकी होम कंट्री में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस भी है, तो क्या आप स्वीडन आके प्रैक्टिस कर सकते हैं डायरेक्टली? नहीं, मेरा जवाब ये होगा कि नहीं। वो इसलिए क्योंकि ये रूल है यहाँ का, और इवन आपने अगर इवन स्पेशलाइजेशन भी की हुई है किसी भी फील्ड में डेंटिस्ट्री की, तो भी आपको लाइसेंस करना पड़ेगा। उसी में से उस सारे प्रोसीजर में से गो थ्रू करना पड़ेगा। जो जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम लेने, या तो एग्जाम करना पड़ेंगे या फिर जो है आपको प्रॉपर एक जो स्टडीज है 1 ईयर की यूनिवर्सिटी के थ्रू वो करनी पड़ेगी। जी, तो डेंटल लाइसेंस लिए बिना स्वीडन में वो किसी भी किस्म की जॉब कर सकते हैं? किसी भी किस्म की जॉब, बिल्कुल। आई मीन वो जॉब्स जिनके लिए आपको लाइसेंस नहीं चाहिए, वो जो पेशे हैं जिनके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए, वो आप जॉब कर सकते हैं। बीइंग ए डेंटिस्ट, आप डेंटल असिस्टेंट के तौर पे जॉब कर सकते हैं, डेंटल नर्स के तौर पे। और जो डॉक्टर्स हैं वो भी जो जो एक डेंटल एक नर्स होती है, अंडर नर्स जो होते हैं, उसके तौर पे काम कर सकते हैं। इवन कभी कभी डेंटिस्ट को भी अंडर नर्स के तौर पे जॉब मिल जाती है। और इसके अलावा भी बहुत सारी मतलब ये आप पे डिपेंड करता है, हो सकता है आप और जॉब्स भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी फील्ड से जो रिलेटेड है वो ये है। राइट राइट। तो फिर लाइसेंस की तरफ आ जाते हैं। अगर डेंटल लाइसेंस लेना है तो कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं इसकी? सबसे पहले तो सबसे जो मेन प्रोसीजर है वो यही है कि आप एग्जाम्स देते हैं, और एग्जाम्स के लिए आपको स्वीडिश का आना बहुत जरूरी है। स्वीडिश बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एकेडमिक जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं स्वीडिश लैंग्वेज के, वो उसके लिए नहीं इतने जरूरी। बस आपको अच्छी से स्वीडिश आनी चाहिए, और उसके लिए आपको बहुत अच्छा, मतलब आप एग्जाम का जो पार्ट है जो वो अच्छे से पढ़ें और अच्छे से प्रैक्टिस की हुई हो आपकी। प्रैक्टिकल जो आपका हैंड वर्क है वो अच्छा होना चाहिए। क्लिनिकल वर्क जो है वो अच्छा होना चाहिए। आपकी थियोरी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो देन आप पास हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ये होप सो मैंने आंसर आउट ऑफ द वे जाके नहीं दिया। नहीं नहीं, दैट्स फाइन। तो एग्जाम लाइसेंस के लिए जो एग्जाम होता है उसमें अपीयर होने की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? उसके लिए जो है सबसे पहले तो इसके स्टेप्स हैं। आप सबसे पहले तो यहाँ की एक कमेटी होती है, वो उसे आप कह सकते हैं स्वीडिश, इसका मैंने नाम लिखा था स्वीडिश, इंग्लिश में स्वीडिश हेल्थ एंड सोशल कमेटी जो होती है, वो आपकी इसको डिसाइड करती है। आपकी जो पाकिस्तान की डिग्री है या जो दूसरे किसी कंट्री की डिग्री है, उसको एवेल्युएट करती है और बताती है कि आपने
आपकी आपने जहाँ जो अभी तक पढ़ा है उसमें क्या क्या मिसिंग है, मजीद आपको क्या आगे करना है, और क्या जो है वो मजीद आपको कितनी जरूरत है कि आप उसको कर सकें, उस पर वर्क कर सकें, और मजीद और उसके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स बन सकें। वो या तो प्रूफ की सूरत में होंगे या फिर आप उसे कंप्लीट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टडीज प्रोग्राम जो यूनिवर्सिटी में होते हैं। तो जो कंप्लीट तरंदे उत्बिल्डिंग है, अगर उसके लिए किसी ने अप्लाई करना है तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? उसकी रिक्वायरमेंट में शामिल सबसे पहली और बड़ी बात ये है कि जैसे मैं आपको कहूंगी कि ये एवेल्युएशन जैसे सोशल स्टीराइजेशन वाले करके देंगे, ये जो सोशल हेल्थ और सोशल एंड हेल्थ कमेटी जो है ये स्वीडिश ये एवेल्युएट करती है। एक तो एवेल्युएशन आपकी डॉक्यूमेंट्स की बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, आप जो है वो क्या उसे कहते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे से वो कोर्स वो स्वीडिश कमेटी ही देखेगी, वो टेस्ट होना चाहिए। और तीसरी चीज सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट है वो है स्वीडिश आपकी एकेडमिक एक जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो भी चाहिए इसमें। एग्जाम्स में तो नहीं चाहिए, वो तब चाहिए होंगे जब आप अगर लेट्स सपोज तीसरे चौथे स्टेप पे हैं, लाइक आपने थ्योरी पास कर ली है, आपने प्रैक्टिकल पास कर लिया है, आपने ये सब दोनों चीजें पास कर ली, उसके बाद आप जब अप्लाई करोगे लेजिटिमेशन के लिए या लाइसेंस के लिए इसी कमेटी में, तो देन आप अपनी साथ में एकेडमिक डॉक्यूमेंट स्वीडिश लैंग्वेज के भी भेजोगे। एग्जाम्स में तो ये है, लेकिन जब आप कंप्लीट रांदे उत्बिल्डिंग का करोगे तो उसमें पहले से यूनिवर्सिटी जो है वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, और उसमें सबसे ज्यादा जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो एक तो सोशियालिटी लाइसेंस की बेशुद जैसे मैंने आपको बताया, और एक आपकी बीटीएस की डिग्री, आपके ट्रांसक्रिप्ट, आपकी जो जॉब सर्टिफिकेट हैं, अगर आपने कोई जॉब की है स्वीडिश में, स्वीडन में या फिर पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में, तो वो आप सारी अपनी बताएंगे, अपने सर्टिफिकेट्स भेजेंगे, और साथ में जो डिग्रीज हैं वो टेस्ट होनी चाहिए आपकी एचईसी से, और ट्रांसक्रिप्ट भी टेस्ट होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट जो है उसमें वो आपके सब कुछ लिखा होता है, एक प्रॉपर कि आपने कौन कौन से ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं और कितने आवर्स के पढ़े हैं, कितने आवर्स दिए हैं आपने उनको, कितने क्रेडिट आवर्स दिए हैं आपने उसको, तो ये सब लिखा होता है इस डिटेल में। तो ये आपने टेस्ट करवाने हैं एचईसी से, ये चीजें चाहिए। राइट राइट। तो स्वीडन में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो ये वाली एजुकेशन ऑफर करती हैं? स्वीडन में 3 यूनिवर्सिटीज हैं। सबसे पहले तो 2 थी, अभी तक 4 साल हो गए हैं, 4 साल बाद 3 हो गई हैं। और एक तो कैरोलिंस्का है, स्टॉकहोम में है, और एक यूनिवर्सिटी गोथनबर्ग यूनिवर्सिटी यत्तेबोरी में, गोथनबर्ग में, और एक माल्मो यूनिवर्सिटी है जो कि माल्मो में है। और ये तीनों यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट सीट्स होती हैं कि आप नंबर ऑफ सीट्स जो हैं, जो जितने उन्होंने स्टूडेंट्स लेने होते हैं पर ईयर, तो वो उनकी वेरिएशन है डिफरेंट। जैसे कैरोलिंस्का में जो है वो 16 स्टूडेंट्स लिए जाते हैं, और गोथनबर्ग में जो है वो 20 लिए जाते हैं पर ईयर, और माल्मो में 12 लिए जाते हैं। राइट। अच्छा, सबसे पहला तकरीबन जो आपने स्टेप बताया था वो था कि आपको स्वीडिश आनी चाहिए। अगर हम उसके ऊपर दोबारा आ जाएं तो इसके बारे में अगर आप गाइड कर दें हमारे व्यूअर्स को कि स्वीडिश सीखने के क्या क्या तरीके हैं, किस तरीके से वो जल्दी स्वीडिश सीख सकते हैं, कितना टाइम लगता है? यस, मेरा ख्याल है कि स्वीडिश सीखने के बहुत सारे तरीके हैं। आप के इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए, आपको उसे प्लान करना चाहिए बहुत अच्छे से। और स्वीडिश ऐसे ही है जैसे आप गाड़ी सीखते हो, तो स्टार्ट में आप छोटी रोड्स पे चलाते हो तो आप डरते हो, लेकिन अगर आप उसी बिगनर को आप अगर थोड़ा सा वो चलाते अच्छे चला रहा है और आप उससे जो है वो मोटरवे पे पहले ही दिन में
कहेंगे चलो जी चलाओ, उसका थोड़ा डर निकल जाएगा। तो स्वीडिश भी ऐसे ही है, थोड़ा डर निकालना है आपने। तो मेरा ख्याल है कि हमें स्वीडिश लिटरेचर पढ़ना चाहिए। स्वीडिश जैसे हम अपनी, अगर मैं, हमें डेंटिस्ट्री एज अ डेंटिस्ट लाइसेंस लेना है तो हमें डेंटिस्ट्री की बुक्स पढ़नी चाहिए स्वीडिश में। और हमें बहुत सारे इंटरनेट पे मिल जाती हैं इस तरह की चीजें जो आप कॉपी और पेस्ट करें गूगल पे। और जब आपको थोड़ी बहुत स्वीडिश आ जाए, थोड़ी बहुत जो स्वीडिश है पहले बिगनर्स के लिए, वो तो मतलब आई मीन ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, बहुत सारी गेम्स मिल जाती हैं, बहुत सारी एप्स मिल जाती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आई मीन आपको बहुत अच्छे से गाइड करें। स्वीडिश मूवीज हैं इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ, और ये बहुत आई मीन आपको इजीली मिल जाएंगी। तो इसके बाद जब आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है तो आप गूगल करें और कोशिश करें पढ़ने की, या आप उसको निकाल लें, आई मीन एक प्रॉपर फोटोकॉपी निकाल लें, एक कॉपी प्रिंट आउट निकाल लें किसी भी चीज का, एक पेज का। उसके ऊपर छोटे छोटे आप पेन से लिखना शुरू कर दें, अंडरलाइन करके कि यार इसका मतलब ये है। आई मीन तो इसी तरीके से आप डेंटिस्ट्री की कुछ, एक तो मैं आपको एंड पे वेबसाइट्स भी बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हेल्पफुल हो सकती हैं एग्जाम्स के लिए भी। और वो इससे पता चलेगा कि स्वीडन में डेंटिस्ट्री को लेके मतलब कैसे सोचा जाता है और क्या सिस्टम है बेसिकली। बिल्कुल आई मीन पाकिस्तान से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे कैसे सोचा जाता है वो आपको एक जिसे कहते हैं हुम हो जाना, वो थोड़ी हो जाएगी नॉलेज। राइट, थैंक यू। चलें इसी बात को कंटिन्यू करते हैं। तो एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में बता दें। एग्जाम्स की प्रेप, इसके लिए बहुत सारी मतलब ग्रुप्स भी बने हुए हैं, व्हाट्सएप पे भी ग्रुप हैं, फेसबुक पे भी ग्रुप हैं। और इसके अलावा बहुत सारी ये जो बॉक्स है उसके ऊपर बहुत सारा मटेरियल है जो जमा किया हुआ है हम सब ने मिलके। और वो सब के लिए मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा मतलब चाह रहा है कि उसे, तो आपके थ्रू अगर आप मैसेज कन्वे कर सकते हैं तो मैं इंशाल्लाह दे दूंगी। तो कुछ मटेरियल है, तो वो जैसे ही आपको स्वीडिश थोड़ी बहुत आ जाती है अच्छे से तो आप उसको पढ़ो। सबसे बड़ी तो एक वेबसाइट है, वो मैं आपको लाजमी बताऊंगी। उसके 250 कोई जिसे कहते हैं, जैसे यहाँ पे vetenskaplig arbete होता है, या क्या सकते हैं एविडेंस baserat fakta blader होते हैं। सॉरी मैं जरा स्वीडिश में बता रही हूँ, लेकिन ये है कि वो कुछ ऐसे इनकी रिसर्च से रिलेटेड और इनकी जो ये सोशल हेल्थ कमेटी है उनकी जो रूल्स हैं, गाइडेड रूल्स फॉर डेंटिस्ट जो स्वीडन में है, वो सब लिखे हुए कि कौन सी ऐसी कौन सी डिजीज हो दांतों की तो उसके अंदर कौन सा ट्रीटमेंट करना है। और वो रूल्स होते हैं और वो रूल्स ही सब फॉलो करते हैं तमाम डेंटिस्ट। और ये आप इजीली जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएंगे, वो बहुत मतलब बड़ा अच्छा हो जाता है आपका। तो वो 250 के करीब है कुछ। और मेरा ख्याल है वो आप प्रिंट आउट करके अगर आप जस्ट वैसे ही से पढ़ें तो बहुत अच्छा आपका नॉलेज हो सकता है। राइट। तो जब आप लेट्स से लाइसेंस का वेट कर रहे हैं या लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हैं, तो बीच में आप इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। अगर कर सकती हैं तो उसके लिए अप्लाई कैसे करती हैं? जी इंटर्नशिप आप अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन ये वेरिएट कर रही है एरियाज और जो आप किस किस जगह पे रह रहे हैं स्वीडन में। अगर आप स्टॉकहोम में है तो ठीक है, आपको प्राक्टिक भी मिल जाएगी, इवन आपको जॉब भी एज अ डेंटल नर्स मिल सकती है। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें मैंने सुना है कि आई मीन इवन अगर आप ढूंढते हो जॉब तो आपको एज अ डेंटल असिस्टेंट नहीं मिलती। तो स्टॉकहोम अच्छा है। इसके अलावा गोथलैंड के बारे में मैंने सुना है कि वो बहुत अच्छा वहाँ पे जो है उनका सिस्टम है, और उनको डेंटिस्ट भी चाहिए, उनको डेंटल नर्सेज भी चाहिए, और पेस भी अच्छी है वहाँ पे, और रहने के लिए वेदर भी आई हर्ड कि बहुत अच्छा है। और नॉर्दर्न स्वीडन में भी बहुत अच्छा है, बहुत स्कोप है डेंटिस्ट्री का भी और डेंटल नर्स का भी आई हर्ड, जैसे उमियों में। और कि फर्ज करें आपको लाइसेंस मिल गया
तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं स्वीडन के अंदर, और साथ साथ ये भी बता दें कि आप अपने आप को फर्दर अपने कैरियर में इम्प्रूव कैसे कर सकती हैं अब जॉब के बाद, जॉब मिलने के बाद। जी, बेसिकली यहाँ पे स्वीडन में मैंने आपको बताया कि डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं। तो जॉब्स कभी कभी तो मतलब जैसे आप जब आप डेंटिस्ट बन गए हो तो तब आपको जो जैसे जितना बड़ा शहर होगा ना वो उतना ज्यादा आपको जो है ना वो जज करेंगे, उतना ज्यादा जज करेंगे। और बिगिनर्स के लिए जो है वो फिर अगर आपको यहाँ पे स्टॉकहोम में जॉब मिल जाती है, क्योंकि टफ होती है, थोड़ा टफ टाइम देता है स्टॉकहोम, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर गॉड फॉरबिड नहीं मिलती तो थोड़ा दूर जाके आपको एक साल या 6 महीने काम करना पड़ता है या इंटर्नशिप करनी पड़ती है या जो भी है। उसके बाद जब आप वापस आते हैं, आप जो वहां से जॉब अप्लाई करें तो आप किसी भी फोकटन वार्ड, जो आप कह सकते हैं कि हर कम्यून के साथ जो है ना, या हर जो लेन है उसके साथ जो है वो जो छोटे छोटे यहाँ पे कम्यून है बनी हुई है, आप किसी के एरियाज जो हैं उनके जो तंत्र वार्ड है ना, जो डेंटल क्लिनिक्स हैं, जो गवर्नमेंट और यहाँ की जो हेल्थ कमेटी जो है वो कर रही है, क्या उसे कहते हैं, सपोर्ट कर रही है उसको, तो वो वहां पे जो है वो आपको आराम से जॉब मिल सकती है अगर आप उनमें से किसी भी एक क्लिनिक में काम किया आपने छोटे एरियाज में। तो छोटे एरियाज में भी ये है, बड़े में भी है, लेकिन बड़े एरिया में इन क्लिनिक्स पे काम करने के लिए आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको बहुत जबरदस्त इनके मेयार के मुताबिक पूरा करना चाहिए, और बहुत आपको मतलब जज करते हैं। बाकी जॉब मिल जाती है, आप यहाँ पे काम कर सकते हो, जैसे ही आपको लाइसेंस यहाँ पे मिलता है तो आप यहाँ स्वीडन में काम कर सकते हैं, आप नॉर्वे में भी काम कर सकते हैं, आप डेनमार्क में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी बहुत सेम है। राइट। अच्छा, आप इधर के और पाकिस्तान के सिस्टम के बीच क्या डिफरेंस देखते हैं, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड अदर्स? जी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मैं समझती हूँ, क्योंकि अभी जब हम काम कर रहे हैं, एक तो यहाँ की जो कमेटी, हेल्थ कमेटी है, सोशल हेल्थ कमेटी, वो डिसाइड करती है, वो रूल्स पाकिस्तान में ऐसे है कि आपके पास एक पेशेंट आया है और आप समझते हैं जी उसको दांत की ये बीमारी है, और आप सोचते हैं कि जी इसके 4-5 ऑल्टरनेटिव हैं, ट्रीटमेंट ऑल्टरनेटिव हैं, लेकिन आप उसमें से एक जो है वो चूज करते हैं और वो आप उसका पेशेंट का ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो आपको कोई भी पूछने वाला नहीं होता है कि आपने ट्रीटमेंट कर दिया है तो ये क्यों किया है या क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर रूल सेट हैं, और जितने भी स्वीडन के डेंटिस्ट हैं वो सब इस रूल को फॉलो करने के लिए उनको 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 लाजमी फॉलो करना है, वरना अदरवाइज उनका लाइसेंस जो है वो ले लिया जाता है। और यहाँ पे कमेटीज बैठती हैं, यहाँ पे चेक होता है। इवन पाकिस्तान में ऐसे है, आप जितनी मर्जी एक्सरेज लेते हो पेशेंट्स पे, तो यहाँ पे ये हेल्थ हैजर्ड के तौर पे भी ज्यादा एक्सरेज नहीं आप ले सकते, तो वो गिना जाता है। तो जो आपका एक्सरे का रिकॉर्ड है, जो आपका पेशेंट का जितना भी रिकॉर्ड है वो डिजिटल है। वो आप यहाँ बैठे अगर कोई चीज लिख रहे हो या आपने एक्सरेज लिए हैं, पेशेंट के आईडी एक तो नंबर होता है, यहाँ पे एक डिजिटल जो जर्नल सिस्टम है ना, वो प्रॉपर उसमें बॉक्सेस होते हैं, उसमें आपने पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री लिखनी है, उसकी जो पहले से उसके ऊपर काम हुआ है, जो डेंटल वर्क हुआ है, किस दांत में फिलिंग हुई है पहले से, किस सरफेस पे हुई है, वो सब आपने फिलअप करने हैं और उस पे लिखने हैं या फिलअप करने हैं। दांत बने होते हैं, उसमें आप सर्फेसिस को फिलअप करना है कि ये हुआ है, आपको ऑप्शंस मिलती हैं। देन आप नेक्स्ट जाते हो तो आपकी मुंह की दांतों की जो बोन है उसकी की लेवल, उसको आप देखते हो, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप आता है, आपने कोई एक्सरे पहले से है तो आप कोई और एक्सरे नहीं ले सकते। अगर आप का एक्सरे, जो मैं बहुत डिटेल में सॉरी जा रही हूँ, लेकिन ये जानना बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो उनके ज़हन में होगा कि पता नहीं लाइसेंस जो है वो एक
ऑफ कोर्स एक ख्वाब है, बहुत इजी है, लेकिन ये बहुत मुश्किल टास्क भी है। जब एक दफा आपके पास है, आपको बहुत ध्यान से काम करना है, तो आप एक्स्ट्रा एक्सरेज नहीं ले सकते पेशेंट पे। और वो हिस्ट्री अगर आप एक्स्ट्रा कुछ करते हो तो एक पीछे कमेटी एक और बैठी होती है जो सोशल स्टीरालिसन पे भी होती है। और सोशल स्टीरालिसन तो आपको जो है वो देती है लाइसेंस आपका, लेकिन जो एक कमेटी होती है ईवो, ठीक है, वो इंस्पेक्शन कमेटी होती है, इंस्पेक्शन ऑफ वार्ड एंड ओम सॉरी। तो उसमें उसमें जो कमेटी होती है वो पीछे उसके पास सब कुछ जा रहा होता है, डाटा सारा जो आप लिखते हो पेशेंट का, जो जो रजिस्टर करते हो वो सब कुछ जा रहा होता है। और वो पेशेंट भी देख सकता है, उसका राइट है, और सारी चीजें डिटेल आपको देनी होती है। और जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हो उसको मोटिवेट करना पड़ता है, करना होता है, और उसको रूल्स के साथ करना होता है, ऐसे नहीं। और वो सब चीजें जो है वो अगर आप कोई गलती करते हो तो वो आपसे उसी वक्त लाइसेंस रहेगी, वो आपको रोक देगी कि आप काम नहीं कर सकते। और देन उससे बड़ी एक कमेटी होती है जो कि डिसाइड करती है मजीद, उसे हौसलान कहते हैं, और वो डिसाइड करती है कि इससे लाइसेंस ले लिया है, फॉर द टाइम बीइंग लिया है या हमेशा के लिए ले लिया है। तो ये कमेटीज हैं जो मिलके काम करती हैं, और ये बहुत ही यानी आई मीन स्ट्रिक्ट है, पाकिस्तान की तरह नहीं है। पाकिस्तान में तो आप जाते हो बड़े आराम से, आप सब कुछ करते हो, पेपर वर्क है, ठीक है, आपने नेक्स्ट टाइम दिया है पेशेंट को तो वो आपने लिख लिया अपनी याद दहानी के लिए, पेशेंट की याद दहानी के लिए, जो दवाइयां दी हैं वो लिख ली। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम चलता है जो जनरल सिस्टम होता है, हेल्थ सिस्टम होता है इसका। तो वो उसमें आप फैंकी पैंकी भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते जी। लैंग्वेज इसके दो तरीके हैं। एक तो आप जल्दी वाला जो तरीका है वो ये है कि थोड़ा उसमें आपको पे करना पड़ता है, और उसमें आपने सुना होगा कि फोक यूनिवर्सिटी से कुछ कोर्सेज होते हैं, C1 C2 के लेवल के बताते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि जो कंप्लीट रांदे उत्बिल्डिंग है जिसमें आपको लैंग्वेज भी चाहिए होगी, या इवन कुंस्कॉप प्रूव में तो मतलब मेरा नहीं ख्याल, लेकिन मैं यही बताऊंगी कि C1 और C2 जो है ना वो अब एक्सेप्ट नहीं करते, यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो ये मोस्टली क्या मांगती हैं, ये आपकी स्वेंस्का 3 मांगती हैं या फिर SAS 3। तो उसमें जो है वो उसका तरीका ये है कि एक तो या तो आप फोक यूनिवर्सिटी के कोर्सेज लें जैसे C1 और C2 के लेवल के, या उस तरह थोड़े बहुत जो भी कोर्सेज आपने लेने हैं उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। और उससे वो आपकी बड़ी अच्छी लैंग्वेज हो जाएगी, वो बहुत अच्छा आपका मतलब आपका बैकअप बन जाता है। उसकी वजह से आप फिर मजीद एक टेस्ट होता है थीसिस के नाम से, थीसिस इसको कहते हैं यहाँ पे स्वीडिश में, थीसिस के नाम से ना, वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और डिफरेंट सिटीज में होता है। लाइक यहाँ स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में होता है, और उसके 6 महीने का वो आई मीन एक उसका जो है वो ऑटम का चलता है, सेमेस्टर उसका चलता है, और एक जो है वो कैसे कहते हैं समर का चलता है। यस। तो इसमें जो है वो आप खुद तैयारी करते हैं घर बैठ के, ये आप पे डिपेंड करता है। आप फोक यूनिवर्सिटी के कोर्सेज लें या बहुत अच्छी तैयारी खुद करें घर में बैठ के, जैसे भी है बहुत अच्छे तरीके से, वो तैयारी करने के बाद आप ये एग्जाम दे सकते हैं। और इसके भी पैसे लगते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम में एग्जाम दे रहे हैं तो आपके इसके जो है वो 1900 क्रोना लगेंगे। और अगर आप जो है वो इसको दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, आप नहीं पास कर सके और फिर से रिपीट कर रहे हैं, तो देन उसके 900 क्रोना लगेंगे। ये मैंने अभी पढ़ा था, इसके बारे में मजीद मुझे अगर कुछ पता चलेगा तो मैं बताऊंगी। मैं देखूंगी कि अगर इसको मतलब वो लोग भी कर सकते हैं जिनके पास यहाँ की रेजिडेंसी नहीं है, या स्टूडेंट्स कर सकते हैं, या वो वहां से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ एग्जाम देने के लिए आ सकते हैं या नहीं। तो ये मैं आपको मजीद पता करके बता दूंगी। ओके। और दूसरा तरीका ये है कि आपके पास रेजिडेंसी हो, आप यहाँ आए, यहाँ की जो एरिया लोकल जो आपकी वहाँ पे कॉमबुक्स के नाम से स्कूल्स हैं, अदारे हैं, वो आपको SFE कराएंगे, आपको मजीद बताएंगे
कि आपने क्या करना है। आपको आप घर में पढ़ना शुरू कर देते हैं लेट्स सपोज, और आप जाते हो स्कूल में, कोई भी नियर बाय स्कूल है वहां जाते हो, वो आपका लेवल चेक करेंगे लैंग्वेज का, और वो आपको बताएंगे कि आप किस लेवल पे हो। अगर तो स्कूल आप कॉमवर्क्स में चले गए तो ऑफकोर्स SFE जो एक बिगनर्स का लेवल होता है, वो आपके उसके भी 4 लेवल्स होते हैं, तो उसके शायद आखिरी लेवल पे आपको बिठा दें, ठीक है। लेकिन बेहतर यही होता है, एक और इदारा होता है जिसे कहते हैं वुक्सन उत्बिल्डिंग, और ये किसी भी वुक्सन उत्बिल्डिंग सेंट्रम होता है प्रॉपर, तो वो वहां पे हर सिटी में जो है उसके मिड में होता है। ये यहाँ स्टॉकहोम में भी है वुक्सन उत्बिल्डिंग, स्टॉकहोम स्टाद कुछ इस तरह। तो वहां पे आप डायरेक्ट चले जाओ और जाके वहां पे कोई भी आपने इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देना है, मैथमेटिक्स का टेस्ट देना है, आपने कोई भी या स्वीडिश का टेस्ट देना, तो वो आपका लेवल चेक करेंगे। आप उन्हें बताओगे कि आप मेरा लेवल चेक करें, और उसके बाद फिर वो आपको बताएंगे कि आप यहाँ हो और आप यहाँ से स्टार्ट ले लो, इस लेवल से स्टार्ट ले लो। तो जो आप घर में मेहनत करोगे वो रायगा नहीं जाएगी। तो ये एक 2 तरीके हैं इसके अलावा जो कि आप कर सकते हैं, और अदरवाइज आप डिस्टेंस पे भी कर सकते हैं। लेकिन ये वो लोग जो रेजिडेंट है यहाँ के, जिनके पास कार्ड है यहाँ का रेजिडेंसी का, या फिर मिड बॉर्डर स्कोप यानी इमिग्रेशन है, तो उसको कर सकते हैं। परफेक्ट। अच्छा, लास्ट में अगर आप हमारे व्यूअर्स को कोई फाइनल गाइडलाइंस या कुछ टिप्स जो मैंने आपसे ना पूछा हो, उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश जिस भी कंट्री से वो डेंटिस्ट्री करके आए हैं और उन्होंने प्रैक्टिस करनी है स्वीडन के अंदर। जी, मुझे बहुत शौक है मैं हेल्प करूं और गाइड करूं, और होप सो के फर्दर कोशिश करूंगी कि मैं कुछ अपनी वीडियोस यूट्यूब पे खुद भी बनाऊंगी। लेकिन यह है कि कोई ऑनलाइन कोचिंग का आगाज करूं या कुछ इस तरह, डेंटिस्ट के लिए जो इंडिया में है, पाकिस्तान में है, या इंटरनेशनली जो हेल्प इनको चाहिए, तो मैं कर सकूं प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकल एग्जाम की भी, यानी दोनों। और वो तो आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके, और उसके लिए हमें करना पड़ेगा। प्लस मैं आपको एक वेबसाइट दूंगी, जो मुझे नहीं पता कि अभी आपको मैं लिंक भेज दूंगी, फिर आप अपने उस पे हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो वेबसाइट का लिंक जो है वो मेंशन कर सकते हैं। जी, और वो स्वीडिश में होगी, थोड़ी सी मुश्किल आएगी उसे पढ़ते हुए, लेकिन जो अगर आप बहुत ज्यादा वेल फोकस्ड हैं और कीन है कि आप यहाँ आए और आप आगाज कर चुके हैं, स्वीडिश सीख चुके हैं इतनी ज्यादा कि इतनी थोड़ी बहुत आगाज ले चुके हैं घर से ही, तो फिर आप उनको पढ़ना शुरू करें। उनको गूगल में भी, आप गूगल जब आप करते हैं तो आप गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू आप उसको जो है वो ट्रांसलेट करें, और फिर उसके बाद उसको जो है वो उस लाइन को पढ़ें मजीद, स्वीडिश में भी और इंग्लिश में भी, या अंडरलाइन करें प्रॉपर एक वर्ड को, और उस तरह आप बहुत अच्छे तरीके से जो है स्वीडिश भी आपकी हो जाएगी एक ही गो में, और आपको डेंटिस्ट्री का भी पता चल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी हेल्प होगी एग्जाम्स की तैयारी के स्टार्ट में। और फिर मजीद कुछ चाहिए होगा, मटेरियल चाहिए जो वाकई यहाँ पे आ चुके हैं, तो देन मैं डॉक्टर शाहिद को जो है वो अपना ईमेल आईडी दे दूंगी, वो कांटेक्ट करें मुझसे, एंड आई विल रिप्लाई इंशाल्लाह। ओके, सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नौशीन, आपने बड़ी मुफीद गाइडलाइंस दी। उम्मीद है व्यूअर्स को ये बातें सुन के फ़ायदा होगा। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही था। अगर आपके पास मज़ीद कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप लाजमी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा और हम आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।